everyone and welcome back to my YouTube channel. So in today's video we are going to see the chapter number 1st of class 12th business studies, that is the nature and significance of management. So this is the part 1 of this chapter. So without further ado, let's get started. सो चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मीन्स इन दिस चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ये कहाँ से डिराइव हुआ है, एवरीथिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से, एंड इट सेज द अबव केस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ एमंग्स द टॉप कंपनीज इन इंडिया। मीन्स ऊपर हमें कुछ एक टाटा का एग्जाम्पल दिया गया है जो कि एक शो कर रहा है, एग्जाम्पल ये शो कर रहा है कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल होता है। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन जो है मीन्स टाटा स्टील कंपनी कितना ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनीज़ों में। मीन्स इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंडिया की बात कर रहे थे। इट हैज़ राइजन टू द टॉप बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैनेजमेंट जो है वो एक ऐसी चीज़ होती है जो हर एक काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, मीन्स चाहे वो एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, इट डजेंट मैटर कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के काइंड में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर्ड है। ओके, दोज मैन्युफैक्चरिंग, हैंडलूम्स, trading in consumer goods or providing hairstyle services and even in non-business organizations। यानी कि चाहे कोई अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हैंडलूम्स को मैन्युफैक्चर किया जा रहा हो, या फिर वहाँ पर कंज्यूमर गुड्स की ट्रेडिंग की जा रही हो, या फिर हेयर स्टाइल सर्विसेज प्रोवाइड किया जा रहा हो, और भी बहुत से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो इन हर जगहों पर मैनेजमेंट जो है वो रिक्वायर होता है। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल। तो फर्दर हमें एक नया एग्जाम्पल दिया गया है इस चीज़ का। स्मिता राय is a 38-year-old entrepreneur who grew up in the rural district called Namchi। तो बेसिकली यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है स्मिता राय का, जो कि एक 30 years old entrepreneur थी जो कि एक रूरल डिस्ट्रिक्ट में ग्रू की है जो कि था नमची, South Sikkim. This is in South Sikkim. She was very good in art and craft particularly, और वो particularly art में और craft में बहुत ज़्यादा excel थी। She was very good. Wax molds. She loved to make candles. Often she make into toys and small pieces of art with wax and used it as gift for her friends and relatives। यानी कि वो इतनी ज़्यादा टैलेंटेड थी, शी वॉज़ वेरी गुड इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट, कि वो वैक्स मोल्ड्स बनाती थी, उनको कैंडल्स बनाना बहुत पसंद था। ठीक है, और वो टॉयज़ बनाती थी, स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट विद वैक्स बनाती थी, मतलब वैक्स से स्मॉल पीसेस ऑफ आर्ट्स बनाती थी और उसको एज अ गिफ्ट देती थी अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को। शी वॉज़ लव्ड एंड अप्रिशिएटेड फॉर दीज, और इस चीज़ के लिए वो अपने घर में बहुत ज़्यादा मतलब क्या प्यार की जाती थी, बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट की जाती थी। स्मिता वॉज नेवर हैप्पी विद द कंडीशंस ऑफ द वुमेन इन द डिस्ट्रिक्ट as most were poor and jobless। मीन्स स्मिता को एक प्रॉब्लम थी, बेसिकली इसको प्रॉब्लम थी अपने डिस्ट्रिक्ट में जैसे विमेंस को ट्रीट किया जाता है, इस चीज़ से वो अनहैप्पी थी। ठीक है, वहाँ पर जो मोस्ट ऑफ द वुमेंस थी वो पुअर थी, जॉबलेस थी। सो शी प्लान्ड टू डू समथिंग टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बिकॉज शी न्यू दैट इम्पेयरिंग स्किल्स फॉर लाइवलीहुड is needed, but she had no idea of how to implement her idea। यानी कि जब उसने देखा कि उसके डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारी वुमेंस ऐसी हैं जो पुअर हैं, जो जॉबलेस हैं, सो उसने कुछ करने का प्लान बनाया
ताकि वो इन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, क्योंकि शी न्यू दैट, वो जानती थी कि इम्पार्टिंग स्किल्स फॉर लाइवलीहुड इज़ नीडेड, बट शी हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू इम्प्लीमेंट हर आइडिया। क्योंकि उसको ये चीज़ का आइडिया था कि जो स्किल्स होती हैं, मतलब हर एक इंसान में ना अपनी अपनी स्किल होती है, छुपी होती है, वी हैव टू अंडरस्टैंड इट कि हमारे अंदर क्या स्किल है, हमें उसे खोजनी पड़ती है। तो हर एक स्किल जो हमारे अंदर होती है वो कहीं ना कहीं हमारे लाइवलीहुड में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। सो दिस वॉज हर आइडिया। लेकिन इस आइडिया को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, शी वॉज अनअवेयर ऑफ दिस। ठीक है। So, in August 2012, she met Abhishek Lama, the branch manager of NEDFI। मतलब कि 2012 अगस्त में उसने अभिषेक से मिला, अभिषेक लामा से मिला उन्होंने, जो कि ब्रांच मैनेजर थे NEDFI का। नमची ब्रांच, अ फाइनेंशियल कॉरपोरेशन विच सपोर्ट लोकल पीपल with skills development programs and also channelize them into revenue generating activities। यानी कि एक ऐसा फिनेंशियल कॉरपोरेशन था NEDFI जो कि लोकल पीपल को सपोर्ट करता था, उनकी स्किल्स को डेवलप करने में उनकी हेल्प करता था और उसको चैनलाइज करता था रेवेन्यू में। मींस अपने स्किल को कैसे आप प्रॉफिट चेंजिंग में बदल सकते हो, कैसे इसको रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो उस चीज़ से, उसमें इन्होंने हेल्प किया। ओके। Smita got interested. I love making candles, then why not convert my hobby into a venture and involve these rural women also? अब स्मिता उसमें इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दी एंड शी सेड कि आई लव मेकिंग कैंडल्स, मुझे कैंडल्स बनाने का बहुत शौक़ है, तो क्यों ना मैं इस हॉबी को एक वेंचर में स्टार्ट कर दूँ, लाइक इस हॉबी को मैं अपने एक वेंचर में कन्वर्ट करूँ, एक नया वेंचर स्टार्ट करूँ और इसमें जो रूरल वुमेंस हैं वो भी मेरी हेल्प करेंगी। शी थॉट, उसने ये सोचा। This led to the establishment of Namchi Designer Candles with help of NEDFI। तो एक न्यू ब्रांड सेटअप हो गया, Namchi Designer Candles with the help of NEDFI। Some financial institutions and support from different stakeholders in various dimensions। तो जो कैंडल्स थी NEDFI की हेल्प से, और भी मतलब कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे जो उनको सपोर्ट करते थे, बहुत से स्टेक होल्डर्स थे जो इस चीज़ में इंटरेस्ट दिखाए वेरियस डायमेंशंस। सिंस देन द वुमेन हैव नेवर लुक्ड बैक डिस्पाइट चैलेंजेस। यानी कि तब से जो वुमेन्स थी वहाँ की, उन्होंने कभी मुड़ के पीछे नहीं देखा और चैलेंजेस को हमेशा फेस करते गए वो लोग। ओके। द Women also faced a lot of harassment, but they could overcome all those troubles। तो women's ने काफ़ी ज़्यादा harassment भी फेस किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो सारे ट्रबल से ओवरकम किए मिलकर। Namchi Designer Candles has 100% women as employees and they also produce varieties of candles। तो अभी जो हमारे पास ये जो ब्रांच है Namchi Designer Candle, अब वो उसमें लाइक 100% मतलब सारी की सारी जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर विमेंस ही हैं। ठीक है। और वो लोग वेराइटीज़ ऑफ कैंडल्स को बनाते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। During Diwali, they produce customized candles meant for the occasion। तो दिवाली के लिए like they have the opportunity to sell more and more on दीपावली। So दीपावली में क्या होता है कि वो लोग एक customized candles को produce करते हैं जो उस specific occasion के लिए होती है। These Diwali themed candle has been a success in Sikkim as its demand increases on yearly basis। तो सिक्किम में इसकी ईयरली बेसिस पर, एनुअल बेसिस पर इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती रहती है। तो इसीलिए सिक्किम में इन्होंने एक सक्सेस को अचीव कर लिया है। Namchi Designer Candles has been receiving numerous awards such as Northeast Women Entrepreneur of the Year 2015 to 16 for Sikkim। मतलब उन्होंने इतने ज़्यादा अवार्ड्स को कलेक्ट किया है अभी तक, लाइक उन्होंने अचीव किया है नॉर्थ ईस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 15-16 सिक्किम में उन्होंने किया है। और श्री मंत्रा शंकर मिशन ऑफ गुवाहाटी उन्होंने ये भी अचीव किया है ऑन 26 अप्रैल 2018 एट न्यू दिल्ली। A typical day in Smita's life consists of series of interrelated and continuous functions। तो
स्मिता की लाइफ में जो एक टिपिकल डे होता है ना, वो उसमें बहुत सारे सीरीज़ होते हैं इंटर रिलेटेड और कंटिन्यूस फंक्शंस के। मतलब उसमें बहुत से काम होते हैं, लाइक देयर आर इंटर रिलेटेड, मतलब एक इंटर रिलेटेड सीरीज़ चलती आती है, एक कंटिन्यूस फंक्शंस होते रहते हैं। दीज शी हैज़ टू प्लान अ स्पेसिफिक फेस्टिवल कलेक्शन फॉर दिवाली। और जब दिवाली आती है तो उन लोगों को प्लान करना पड़ता है स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन कैसे हम कलेक्ट करेंगे, कैसे उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजिंग मोर फंड्स एंड रिक्रूटिंग मोर वर्कर्स। यानी कि उस टाइम पर वो और भी ज़्यादा फंड्स को ऑर्गेनाइज करती है और क्या करती है, और भी ज़्यादा वर्कर्स को रिक्रूट करती है, यानी कि अपॉइंट करती है। She also has to regularly communicate with her suppliers to ensure that deadlines regarding delivery of goods are met. यानी कि सिर्फ इतना ही नहीं है कि जस्ट दीपावली आ गई सो आई हैव टू ऑर्गेनाइज मोर एंड मोर फंड्स, मुझे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना है। नो, वो रेगुलरली जो है अपने सप्लायर से कम्युनिकेट करती रहती है, डेडलाइंस को जानती रहती है कि डिलीवरी को लास्ट डेट कब है डिलीवरी करने का गुड्स को। In the course of the day, she meets customers for general feedback and any suggestions that they may have. So day to day वो इतने कस्टमर से इंटरेक्ट करती है, उसमें से बहुत लोग उसको जनरल फीडबैक देते हैं एंड बहुत से लोग सजेशन देके जस्ट चले जाते हैं। Smita is managing Namchi Designer Candles, so is the principal managing of your school. तो जिस तरह से यहाँ पर स्मिता जो है वो नमची डिज़ाइनर कैंडल्स को मैनेज कर रही है, उसी तरह से जो आपके प्रिंसिपल हैं वो आपके स्कूल को मैनेज करने का काम करते हैं। दे ऑल मैनेज ऑर्गेनाइजेशंस। तो उस यहाँ पर स्मिता वाला केस दिया गया था, तो उस केस में चाहे वो वाला केस हो या फिर हमारे स्कूल का कोई केस हो, मीन्स वो कोई भी केस हो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हर चीज़ को मैनेज करना पड़ता है हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो स्कूल्स हो, हॉस्पिटल्स हो, शॉप्स हो या फिर लार्ज कॉरपोरेशंस हो, कुछ भी हो, सबके डाइवर्स गोल्स होते हैं, मीन्स भिन्न भिन्न तरह के सबके उद्देश्य होते हैं, गोल्स होते हैं, और सब लोग कुछ ना कुछ एम करते हैं अचीव करने के लिए। नो मैटर व्हाट द ऑर्गेनाइजेशन इज़ और व्हाट इज़ द गोल माइट बी, फ़र्क नहीं पड़ता कि ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ के बारे में है, क्या उसके गोल्स हैं। ठीक है, डजेंट मैटर, हर एक के मतलब कि दे ऑल हैव समथिंग, ऐसा कुछ होता है जो हर एक मैनेजमेंट में कॉमन होता है, हर एक मैनेजर्स में कॉमन होता है, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। ठीक है, You have observed that Smita's work as a manager consists of a series of different activities or functions aimed at achieving the goal of the organization. तो हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि जो स्मिता थी जब वो एज अ मैनेजर वर्क कर रही थी तो उसका जो डे था बहुत ज़्यादा टिपिकल हो रहा था। मतलब उसके पास एक सीरीज़ थी डिफरेंट एक्टिविटीज़ की, शी हैड टू परफॉर्म इट, ऐसे बहुत से फंक्शंस थे जिसके बारे में उसने एम किया दैट आई हैव टू अचीव इट। ठीक है, सो उसके भी कुछ गोल्स थे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दीज इंटरकनेक्टेड, ध्यान से सुना, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर, दीज इंटरकनेक्टेड एंड इंडिपेंडेंट फंक्शंस आर पार्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये जो इंटरकनेक्टेड क्यों कहा, क्योंकि आपस में सब क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। तो ये जो इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंडेंट मीन्स आपस में कनेक्ट है प्लस एक दूसरे पे डिपेंड है, ऐसे जो फंक्शंस होते हैं दे आर द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस बट बाय फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट। मीन्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मीन्स मैं यहाँ पर जो भी अंडरलाइन या फिर हाईलाइट कर रही हूँ, इट इज़ द की पॉइंट। ओके, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट अचीव देयर गोल्स बाय चांस। ऐसा नहीं है कि सक्सेस, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बहुत सक्सेसफुल है, फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी को देखते हैं बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो ऐसा नहीं है कि उसने सारे अपने गोल्स को अचीव कर लिया, बस चांस मिला जैसे उसने कर लिया। नो, चांस से नहीं होता है, मीन्स कोई ऑर्गेनाइजेशन वो सक्सेसफुल अपने चांसेस से नहीं हो पाता, लेकिन वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस को फॉलो करता है विच इज़ कॉल्ड
मैनेजमेंट मीन्स मैनेजमेंट एक बहुत ज़्यादा डेलिब्रेट प्रोसेस है. डेलिब्रेट यानी कि ऐसा नहीं है कि बस आपने सोचा और आपको अचीव हो गया. नो, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट. आपके अंदर एक विल पावर होनी चाहिए. दैट्स कॉल्ड डेलिब्रेट. तो मैनेजमेंट जो है वो एक डेलिब्रेट प्रोसेस है. इट इज़ नॉट बाई चांस, इट इज़ बाई फॉलोइंग अ डेलिब्रेट प्रोसेस कॉल्ड मैनेजमेंट. सो ये था मैनेजमेंट. ओके, यहाँ पर हमें कुछ डेफिनेशंस गिवन है मैनेजमेंट की, जो कि हमें बड़े बड़े ऑथरों ने यहाँ पर दी गई है. सो आई विल सजेस्ट कि एक बार जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट एंड जस्ट गो थ्रू इट. ओके, एंड इफ़ यू विल फाइंड एनी टाइप ऑफ difficulty in this chapter, so I'm always here to reply. Please just comment here. Okay, thanks for your comment guys. Okay, सब मैनेजमेंट देखो यहाँ पर इस इसमें मैं जो भी अंडरलाइन कर रही हूँ, हाईलाइट कर रही हूँ, दे आर द की पॉइंट्स. उसको इफ़ यू आर लर्निंग इट देन यू आर गोइंग टू टॉप. ओके, सो उसको ध्यान से पढ़ना. सो मैनेजमेंट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. मीन्स मैनेजमेंट जो वो हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इसेंशियल है, क्रूशियल है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चाहे वो बिग हो, स्मॉल हो, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो या फिर वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो. तो मैनेजमेंट जो है इट इज़ नेसेसरी सो दैट इंडिविजुअल्स, अगर क्वेश्चन पूछे कोई कि मैनेजमेंट क्यों ज़रूरी है, वाई मैनेजमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी. सो मैनेजमेंट इसलिए नेसेसरी है ताकि हर एक इंडिविजुअल जो है वो अपना बेस्ट कंट्रीब्यूशन दे पाए टूवर्ड्स अचीविंग देयर ग्रुप गोल्स. अपने ग्रुप के ऑब्जेक्टिव्स को, अपने ग्रुप ऑब्जेक्टिव्स को और अचीव करने के लिए अपना बेस्ट कंट्रीब्यूट कर सके. दैट्स वाई management plays a very important role. Okay, then management consists of a series of interrelated functions. This is very important. अगर आप इतना अच्छे से पढ़ रहे हो ना, so you are going to आपको उसके जो फीचर्स होंगे, आपके जो उसके द फीचर्स, इम्पॉर्टेंस, वट एवर दे आर, उसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी. इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू. सो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. मैनेजमेंट में एक सीरीज़ होती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की. मीन्स देयर इज अ सीरीज़ मतलब क्या होता है, जो आप एक प्रोसेस कह सकते हो जिसको आप लाइन वाइज जा रहे होते हो जहाँ पर. तो मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ इंटर रिलेटेड फंक्शंस. उसमें एक सीरीज़ होती है इंटर रिलेटेड फंक्शंस की. ठीक है, दैट आर परफॉर्म्ड बाय ऑल मैनेजर्स. और हर एक मैनेजर इसको ज़रूर परफॉर्म करता है. लेटर इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्दो both of them are managers, they function at different levels in the organizations. Means अभी हम से फर्दर ये भी पढ़ेंगे कि functions क्या होते हैं मैनेजमेंट के और वो कैसे different levels पे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे होते हैं. The time spent by managers in different functions however is different. और हर एक लेवल में जो टाइम स्पेंड करते हैं वो लोग, मैनेजर्स लोग, वो डिफरेंट होता है. अब इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे. मैनेजर्स एट द टॉप लेवल स्पेंड मोर टाइम. ऑफ कोर्स जो ऐसे मैनेजर्स जो है जो टॉप लेवल पर है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करते होंगे, वो स्पेंड करेंगे मोर टाइम इन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग देन मैनेजर्स एट लोअर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. यानी कि जो ऐसे मैनेजर्स हैं जो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, वो ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग में इन कंपैरिजन ऑफ लोअर लेवल्स. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्कूल के प्रिंसिपल होंगे वो ज़्यादा टाइम देंगे प्लानिंग को इन कंपैरिजन टू द प्यून्स, टू द स्टाफ्स. ओके, सो आगे कंसेप्ट देखते हैं हम लोग. Management is very popular term and has been used extensively for all types of activities and mainly for taking charge of different activities in any enterprise. यानी कि मैनेजमेंट जो है एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर टर्म है. ठीक है, जिसको हम एक्सटेंसिवली यूज़ करते हैं. मीन्स एक वाइडर एरिया पे इसको हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे होते हैं हर एक एक्टिविटीज़ के टाइप्स में, हर एक टाइप्स की एक्टिविटीज़ के लिए, और ज़्यादातर फॉर टेकिंग चार्ज ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़, मतलब कि इंचार्ज करना डिफरेंट एक्टिविटीज़ को. ठीक है,
फॉर एनी एंटरप्राइज, मतलब किसी भी इन एनी एंटरप्राइज, किसी भी एंटरप्राइज में. एज यू हैव सीन फ्रॉम द above example and case study that management is an activity which is necessary wherever there is a group of people working in an organization. यानी कि अभी हम लोग ने जो भी पढ़ा है ऊपर, जो भी केस स्टडीज़, जो भी एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, उस चीज़ से हम एक एसेंस तो निकाल सकते हैं, उससे लाइक एक क्रक्स तो हम निकाल सकते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जो कि हर जगह नेसेसरी है. डजेंट मैटर कि कौन सा टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल है, वेयर देर इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल देर इज़ मैनेजमेंट. मीन्स जहाँ पर आपको एक ग्रुप दिख गए, लोगों का ग्रुप दिख गया, इट मीन्स मैनेजमेंट इज़ मस्टली रिक्वायर्ड देयर. ठीक है. People in organizations are performing diverse tasks but they are all working towards the same goal. देखो, मान लो कि कोई एक कंपनी है, उसमें बहुत से लोग होंगे. ऑब्वियसली कंपनी में सबसे ज़्यादा लोग होते हैं. ठीक है. वहाँ बहुत से लोग होंगे, लेकिन वो जो लोग होंगे उनका खुद का एक पर्सनल गोल होगा. लाइक मैं अगर अपनी कंपनी ज्वाइन कर रही हूँ तो मेरा कुछ पर्सनल गोल होगा, लेकिन उस हर वैसे ही वहाँ पर जितने भी एक शख्स हैं, जितने भी लोग हैं, उनका खुद का एक पर्सनल गोल है. लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट, उसके अलावा मतलब कि वो वहाँ पर वो सब लोग, हर एक इंडिविजुअल एक साथ काम कर रहे हैं, ग्रुप में काम कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन में काम कर रहे हैं, ताकि एक गोल को, यानी कि कंपनी के गोल को अचीव करने के लिए. ठीक है. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स. एक सेकेंड. मैनेजमेंट एम्स एट गाइडिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड अचीविंग अ कॉमन ऑब्जेक्टिव, अ गोल. यानी कि जो मैनेजमेंट है वो एम करता है कि हर एक के एफर्ट्स को गाइड करे टूवर्ड्स, किसके लिए, एक कॉमन गोल को, कंपनी के एक कॉमन गोल को अचीव करने के लिए. दस मैनेजमेंट हैज़ टू सी दैट टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड. तो इस चीज़ को चेक करना. तो अभी हम बेसिकली इसको फर्दर पढ़ने वाले थे, बट अगर ये आ चुका है तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं. तो देखो, मैनेजमेंट में दो चीज़ें होती हैं. ठीक है. मीन्स दो एक क्या कहते हैं कीवर्ड इसमें आता है, दैट इज़ योर इफ़ेक्टिवनेस. ठीक है. दूसरा इज़ योर एफिशिएंसी. तो इफ़ेक्टिवनेस में और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस है? लाइक जहाँ पर आपका इफ़ेक्टिवनेस आएगा वहाँ पर, लाइक जहाँ पर टी है ना, इफ़ेक्टिवनेस में आपका टी आ रहा है, तो जहाँ पर टी आएगा समझ आना यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि काम को, टास्क को कंप्लीट करना ऑन टाइम. बट एफिशिएंसी में सी आ रहा है, मींस यहाँ पर हम लोग एक कॉस्ट एनालिसिस को देखते हैं, यानी कि मिनिमम कॉस्ट होना चाहिए. मतलब मिनिमम कॉस्ट यानी कि मिनिमम वेस्टेज वहाँ पर होना चाहिए, या फिर नील हो ऑफ कोर्स, बट वेस्टेज अगर हो तो उसको नील हो. मतलब कि ये देखता है कॉस्ट एफिशिएंसी को, ये देखता है टाइम को. ठीक है. वही चीज़ आगे यहाँ पर लिखी हुई है. मैनेजमेंट हैज़ टू सी द टास्क आर कंप्लीटेड एंड गोल्स आर अचीव्ड विथ एट लीस्ट अमाउंट. यानी कि अगर वहाँ पर लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज की हम लोग बात कर रहे हो, ठीक है, लीस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, तो वो हमारा इफ़ेक्टिवनेस होगा. ठीक है. एट अ मिनिमम कॉस्ट, ये वो एफिशिएंसी होगा. ठीक है. मिनिमम कॉस्ट एफिशिएंसी और लेस अमाउंट ऑफ टाइम हमारा इफ़ेक्टिवनेस हो जाएगा. फिर आगे है, मैनेजमेंट हैज़ देयरफॉर बीन डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ गेटिंग. अब देखो, थर्ड टर्म आता है प्रोसेस. मैनेजमेंट इफ़ेक्टिव है, हमने पढ़ा. मैनेजमेंट एफिशिएंट है, हमने पढ़ा. अब आता है एक नया वर्ड, दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस. देखो, हम लोग ने अभी पहले भी बहुत सारे प्रोसेस को पढ़ रखा है अपने लाइफ में. तो प्रोसेस का मतलब होता है एक क्रिया, जो चीज़ चल रही होती है. बट प्रोसेस में ये चीज़ होता है कि ऐसा नहीं है कि आपने मतलब ये नहीं किया तो आप दूसरे स्टेप पे चले जाओ. नो, प्रोसेस मीन्स वहाँ पर इंटर रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, स्टेप्स होते हैं. यू हैव टू फॉलो दो स्टेप्स, तभी आपका प्रोसेस होगा. तो वैसे ही मैनेजमेंट, अभी आगे हम प्रोसेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पर 1 by 1 स्टेप होता है. ऐसा नहीं कि आप जस्ट सेकेंड स्टेप पे आप जंप करोगे. नो, वहाँ पर 1 by 1 स्टेप यू हैव टू गो थ्रू इट. तो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस. ठीक है. प्रोसेस, इट इज़ अ की वर्ड.
ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विथ एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंसी। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर डेफिनेशन दी गई है मैनेजमेंट की, कि मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोसेस है जहाँ पर हम लोग गेटिंग थिंग्स डन मतलब कि काम को करते हैं विद द एम क्या होता है, अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, देयर आर सर्टेन टर्म्स विच रिक्वायर एलैबोरेशन। तो कुछ टर्म्स हैं जिसको हमें और भी ज़्यादा एलैबोरेट करना पड़ेगा, जिसको हमने ऑलरेडी पढ़ लिया अभी। प्रोसेस पढ़ना पड़ेगा, इफेक्टिवली क्या है और एफिशिएंटली क्या है। सो प्रोसेस इन द डेफिनेशन ऑफ मीन्स, अब देखो पहला वर्ड क्या है हमारे पास, प्रोसेस आया, तो उसको हम इलेबोरेट करेंगे। तो प्रोसेस का मतलब होता है इट मीन्स द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन। ये एक ऐसा फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन मतलब सबसे पहला फंक्शन है, सबसे पहली एक्टिविटी है जिसको परफॉर्म करेगा मैनेजमेंट, ताकि क्या कर सके, अपने फंक्शंस को, अपने एम को अचीव कर पाए। और दीज फंक्शंस आर प्लानिंग। अब वो फंक्शंस क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस क्या है, व्हाट आर दोज फंक्शंस। तो दोज फंक्शंस आर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 होते हैं। ठीक है, इसके लिए ट्रिक है, यू हैव पॉज डी सी, यानी कि पॉज डी सी यानी कि अगर कहें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है, मीन्स उसको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, देन वो ऑर्गेनाइजिंग पे आएगा, देन वो स्टाफिंग पे आएगा, देन वो डायरेक्टिंग पे आएगा, देन एट लास्ट वो कंट्रोलिंग पे आएगा। ऐसा नहीं कि पहले आप ऑर्गेनाइजिंग कर लो, फिर आप डायरेक्टिंग कर लो, फिर बाद में आप स्टाफिंग करो, बाद में आप प्लानिंग करो, फिर आप कंट्रोलिंग करो। नो, यू हैव टू रन इन अ पैटर्न, यू हैव टू गो इन अ पैटर्न। दैट इज़ वाई वो एक प्रोसेस है। और प्रोसेस में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, पॉज डी सी यानी कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है, सो विच वी विल डिस्कस लेटर इन दिस चैप्टर। इसको हम लेटर अभी बाद में पढ़ेंगे बुक में। बीइंग इफेक्टिव, अब दूसरा क्या था हमारे पास, इफेक्टिव। इफेक्टिव का मतलब होता है डूइंग वर्क इफेक्टिवली, बेसिकली मीन्स फिनिशिंग द गिवन टास्क। मीन्स जो भी काम हमें दिया गया है उसको ऑन टाइम फिनिश करना विदाउट एनी डिले। मीन्स बस इफेक्टिवनेस में हम टाइम को देखते हैं कि यहाँ पर टास्क को ऑन द गिवन टाइम, ऑन द गिवन डेडलाइन पे उसको डिलीवर करना, उस काम को ख़त्म करना, फिनिश करना। फिर इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट इज़ कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क। यहाँ पर हम सही काम को करना, इस चीज़ को हम देखते हैं यहाँ पर। मीन्स इफेक्टिवनेस बताता है कि सही काम को करना है। कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स, कि कैसे हम सही काम को, राइट टास्क को कंप्लीट करेंगे और अपने गोल्स को उससे अचीव कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। उसको एंड रिजल्ट चाहिए, उसको बस डिलीवरी चाहिए ऑन टाइम। ठीक है, बट इट इज़ नॉट इनफ। लेकिन अगर कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है वो इफ़ेक्टिव है, मतलब वो काम को टाइम पे कर देता है, इट डजेंट मीन्स कि वो सक्सेसफुल है। नो, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनना है तो उसको इफ़ेक्टिव भी होना पड़ेगा और एफिशिएंट भी होना पड़ेगा। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारे पास एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का मतलब होता है डूइंग द टास्क करेक्टली एंड विथ मिनिमम कॉस्ट। मीन्स सही टास्क को करना, तो हमें बता रहा, मीन्स डूइंग द राइट टास्क, ये तो हमें इफ़ेक्टिवनेस बता रहा था कि मुझे सही काम को करना है। लेकिन इफ़िशिएंसी बता रहा है कि उस काम को कैसे करना है, द वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कैसे करना है कि उससे मिनिमम कॉस्ट आए, मतलब कम से कम वेस्टेज हो, कम से कम खर्चा हो। देयर इज़ अ काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। यहाँ बताया था मैंने अभी पहले बताया था कि यहाँ पर हम लोग कॉस्ट को कैसे कम करें, कॉस्ट का जो बेनिफिट है उसको कैसे ले सके। तो ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे बेस्ड होता है एंड इन्वॉल्व द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। और यहाँ पर एक इनपुट्स आउटपुट्स में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। इट बाय यूजिंग लेस रिसोर्सेज, मीन्स कैसे हम कम रिसोर्सेज को यूज़ करके ज़्यादा बेनिफिट्स को डिराइव कर सकते हैं, दैट्स कॉल्ड एफिशिएंसी। यानी कि अगर ऐसा हम कर पा रहे हैं कि रिसोर्सेज कम यूज़ कर रहे हैं, बेनिफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इट मीन्स
कि एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। एफिशिएंसी इज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड व्हेन फॉर द सेम बेनिफिट और आउटपुट्स फ्यूअर रिसोर्सेज आर यूज्ड एंड लेस कॉस्ट आर इनकर्ड। यहाँ पर फ्यूअर मतलब कि कम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं और लेस कॉस्ट जो है वो उस पर इनकर होती है, मतलब लेस कॉस्ट उस पर आती है। इनपुट रिसोर्सेज आर मनी। अब इनपुट मैंने नाम लिया इनपुट का। इनपुट क्या होता है यहाँ पर, व्हाट इज़ इनपुट? तो इनपुट यानी आपके जो मनी हो गया, मटेरियल्स हो गया, इक्विपमेंट हो गया, मैंने पढ़ा है ना 4M, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी, ये सब हो गया, ठीक है। persons required to do a particular task, obviously management is concerned with the effective। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको दोनों करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप जस्ट इफेक्टिव हो दैट्स डन, नो, यू हैव टू एफिशिएंट एंड इफेक्टिव बोथ। आप दोनों हो गए तभी you will be called as the successful manager, okay? So अब पढ़ते हैं इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। These two terms are different but they are interrelated। यानी कि जो दोनों वर्ड्स हैं इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही अलग अलग टर्म्स हैं, लेकिन आपस में क्या है, ये इंटर रिलेटेड है। फॉर मैनेजमेंट, किसी भी मैनेजमेंट के लिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी बोथ, मतलब ये ज़रूरी है कि वो इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो। इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। जिस तरह से कॉइन में दो साइड्स होते हैं ना, एक कॉइन तो एक ही होता है, राइट? कॉइन तो एक ही है बट उसमें आगे भी लिखा है पीछे भी लिखा है, मीन्स हेड्स भी हैं और टेल्स भी हैं। तो वैसे ही इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी जो है वो टू साइड्स हैं ऑफ द सेम कॉइन, बट दीज टू एस्पेक्ट्स नीड टू बी बैलेंस्ड एंड मैनेजमेंट एट टाइम्स। लेकिन ऐसा नहीं कि कोई ज़्यादा कोई कम, नो, दोनों को ही बैलेंस्ड करना पड़ता है, ठीक है? दोनों को ही बैलेंस करना पड़ेगा, उनका मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हैज़ टू कंप्रोमाइज़ विथ एफिशिएंसी। और ऐसा नहीं कि मेरे को मतलब कि आई एम इफेक्टिव, मतलब मैं टाइम पे काम तो कर दे रही हूँ बट मुझको जो है कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है अपनी क्वालिटी से, उससे, ठीक है, कॉस्ट एनालिसिस से। तो ऐसा नहीं हो सकता, दैट यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स हियर। फॉर एग्जाम्पल इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। ऑफ कोर्स ये तो ईजी है ना कि आप इफेक्टिव बन जाओ और एफिशिएंसी को आप हटा दो। मीन्स मैं खूब ज़्यादा लेबर्स को लगा दूँ, खूब मशीन्स को ले आऊँ, तो इससे मैं इफ़ेक्टिव तो हो जाऊँगी, मैं ऑन टाइम टास्क को कंप्लीट कर सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पे मैं एफिशिएंट नहीं हूँ। तो वही लिखा हुआ है कि इफ़ेक्टिव होना इज़ वेरी इजी बट इग्नोर करके एफिशिएंसी को, मतलब एफिशिएंसी को करना इज़ नॉट अ ईजी टास्क, ठीक है? दैट इज़ कम्प्लीट द गिवन टास्क बट एट हाई कॉस्ट। मीन्स अगर आप काम को कर तो रहे हो लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा लागत आ रही है, बहुत ज़्यादा कॉस्ट आ रही है, तो उस टाइम पे आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। यू आर नॉट अ गुड मैनेजर दैट टाइम। सपोज़ करो एक कंपनी है जिसका टारगेट प्रोडक्शन है 5000 यूनिट्स इन अ ईयर, मतलब एक साल में उसको 5000 यूनिट्स जो है वो उसका प्रोडक्शन करना है। अब इस गोल को अचीव करने के लिए, इस टारगेट को अचीव करने के लिए मैनेजर को क्या करना पड़ रहा है, डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है ड्यू टू पावर फेलियर। वहाँ पर पावर फेलियर हो चुका है तो इसलिए उनको डबल शिफ्ट करना पड़ रहा है, ठीक है? वर्कर्स को डबल तो ना उसको ज़्यादा वो करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है प्लस यहाँ पर जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। The manager is able to produce 5000 units but at a higher production। तो इस केस में वो 5000 यूनिट्स को उसने ऑन टाइम बना लिया, प्रोडक्शन कर लिया, लेकिन द थिंग इज़, द प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पर हायर कॉस्ट आया है। तो इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव। इस केस में मैनेजर जो है वो इफेक्टिव तो था बट नॉट सो एफिशिएंट, लेकिन एफिशिएंट नहीं था। सिंस फॉर द सेम आउटपुट मोर इनपुट्स वर यूज, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा लेबर, ज़्यादा कॉस्ट, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सब ज़्यादा हो चुका है। मीन्स यहाँ पर एफिशिएंसी का मतलब एफिशिएंसी का ई भी नहीं था यहाँ पर, ओनली इफेक्टिव था यहाँ पर, बट इट इज़ नॉट सफिशिएंट। एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसनट्रेट मोर ऑन प्रोड्यूसिंग गुड्स विथ फ्यूअर रिसोर्सेज। चलो माना कि मतलब कि एक बार कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एम किया कि वो कम रिसोर्सेज से, मीन्स वो
कॉस्ट एनालिसिस को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्शन करेगा। दैट इज़ कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। मतलब वो इतना ध्यान दे दिया अपने कॉस्ट को कम करने में कि उसने कॉस्ट को बहुत कम कर लिया, मीन्स बहुत कम कॉस्ट आई, लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी नहीं कर पाया, ऑन टाइम अपना प्रोडक्शन नहीं कंप्लीट कर पाया। Consequently, the goods do not reach the market and hence the demand for them declines and competitors enter the market। तो अगर ऐसे केस में कि आप कुछ ज़्यादा ही एफिशिएंट हो गए, आप रिसोर्सेज एकदम कम यूज़ कर रहे हो, कॉस्ट एनालिसिस तो एकदम अच्छी मतलब परफेक्ट आ रही, एकदम कम कर लिया आपने इस कॉस्ट को, लेकिन उस टाइम पे अगर आप गुड्स को ऑन टाइम प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो तो वो मार्केट में भी नहीं पहुंच पाएगा टाइम पर पे, और अगर वो मार्केट पे नहीं पहुंचेगा तो उसकी डिमांड जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी, कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो एंटर करेंगे मार्केट में, तो आपका एक बहुत भारी भरकम लॉस हो सकता है फ्यूचर में। दिस इज़ अ केस ऑफ बीइंग इफेक्टिव बट नॉट इफेक्टिव। तो ये जो हमने पढ़ा, ये कैसा केस था, ये केस था कि वहाँ पर वो जो मैनेजर था वो इफ़िशिएंट तो था लेकिन वो इफ़ेक्टिव नहीं था, क्योंकि गुड्स जो है वो मार्केट पे एट द टाइम रीच नहीं कर पाए। Therefore, it is important for management to achieve goals। मीन्स इसीलिए मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है कि वो गोल्स को अचीव करे विथ मिनिमम रिसोर्सेज तो कम हो, मीन्स वो एफिशिएंट हो एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो पाए उतना एफिशिएंट हो, वाइल मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। बट सिर्फ कॉस्ट को ही कम ना करे, बल्कि वो एट टाइम, ऑन टाइम अपने गुड्स को प्रोड्यूस कर पाए एंड ऑन टाइम उसका जो गुड है वो मार्केट में एंटर हो जाए। दिस इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी मैनेजर्स। यूजुअली हाई एफिशिएंसी इज़ एसोसिएटेड विद हाई इफेक्टिवनेस। तो अब हाई एफिशिएंट हो पाओगे तब जब आप हाईली इफेक्टिवनेस होगे, ठीक है, जो कि हर एक मैनेजर का एम होता है। बट अनड्यू एम्फेसिस ऑफ हाई एफिशिएंसी विदाउट बीइंग इफेक्टिव, लेकिन आप हाई एफिशिएंट हो लेकिन आप इफ़ेक्टिव नहीं हो, तो ये चीज़ डिज़ायरेबल नहीं है, ऐसा कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो इट इज़ नॉट डिज़ायरेबल। पुअर मैनेजमेंट इज़ ड्यू टू बोथ इनइफेक्टिव। तो अगर आपका मैनेजमेंट जो है वो पुअर है, बहुत बेकार हो रहा है, इट डजेंट मीन्स कि आप इफ़ेक्टिव हो या फिर आप वो हो, इट मीन्स दैट कि आपका प्रॉपर बैलेंस नहीं बन पा रहा है, आप इनएफिशिएंट हो और इनइफेक्टिव हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग को क्लियर होगा। सो दिस वॉज द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर, एंड in the second part we are going to start from the characteristics of management. So that's all, and thank you for watching, and if you really like this video, please don't forget to like, subscribe and share it. Thank you.